चलिए, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्सक्रीशन में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, इसका डेफिनेशन समझेंगे और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे आज। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही कुछ। शुरुआत करते हैं एक्सक्रीशन के डेफिनेशन से। आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोग भी बिल्कुल जैसे चैट बॉक्स में रिप्लाई करते थे रिप्लाई करते रहिएगा, मजा आता है ऐसे। वेरी गुड, प्रतीक आकर सबका रिप्लाई आ चुका है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस, निकालने का प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे अब वर्ड आया मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट किसको बोलेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है, सही बात, लेकिन मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या? नहीं, वो आप मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन दे दिया आकर और अमन। ठीक है, द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज नोन एज मेटाबॉलिक वेस्ट। डन। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ऊपर कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है। क्लियर? हाँ, अब इसका आंसर सही आया प्रतीक का कि ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटी अकरिंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ हमारे बॉडी में नहीं लिखते। ठीक है, बहुत बार आप लोग को बोले हैं कि जब भी कोई डेफिनेशन आ जाए तो अपने बॉडी का ही बात नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, वी आर नॉट रीडिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी, वी आर रीडिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म की चर्चा करेंगे। आपका सारा डेफिनेशन सही है। ठीक है, खाली आवर बॉडी हटा करके लिविंग ऑर्गेनिज्म कर देना है। समझे प्रतीक बाबू? तो ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज या प्रोसेसेस अकरिंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। रिएक्शन बोले चाहे एक्टिविटी बोले, सेम चीज है। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो प्रकार का हो सकता है। पहले भी हम लोग लाइफ प्रोसेस के दौरान शुरुआत में ही बात किए थे इसके बारे में कि दो प्रकार का होता है। एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो रहा हो तो दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन, और किसी प्रकार का डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो रहा हो तो दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी बन रहा है शरीर के अंदर, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो सब सिंथेसिस बोल रहे हैं मतलब बन रहा है। डाइजेशन हो रहा है जहां पे बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करके छोटा किया जाता है। रेस्पिरेशन हो रहा है जहां पे बड़े से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो वो सब कैटाबॉलिक रिएक्शन में आएंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल, पहले हम बताए थे, लेकिन जब वो टॉपिक आएगा तब तक हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे इन सारी चीजों को। इस प्रकार से कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, कोई भी रिएक्शन अगर होता है ना, तो वो रिएक्शन किसी मकसद के लिए होता है, उसका कुछ मोटो है, भाई ये कम करना है। ठीक है, तो उसका एक प्रोडक्ट होगा, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट के अलावा जो बनता है वही बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो बाई प्रोडक्ट होता है वही वेस्ट है हमारे लिए, तो उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। जैसे अगर ऑक्सीजन का बात करें तो हमारे लिए ऑक्सीजन तो भाई जीवनदायिनी गैस है, ऑक्सीजन नहीं तो जिंदगी नहीं। ठीक है, लेकिन प्लांट के लिए वही ऑक्सीजन मेटाबॉलिक वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट के लिए वो बाई प्रोडक्ट है। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था वो कर रहा था ग्लूकोज बनाने के लिए, उसका मेन मकसद था ग्लूकोज बनाना, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बना, तो वहां पे ऑक्सीजन उसका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं जिसका मेन मकसद होता है एटीपी जनरेट करना। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग CO2 बना देते हैं, तो CO2 हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, इस प्रकार से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना। ऐसे ही यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, बहुत प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट हैं हमारे बॉडी में जो बनते रहते हैं। तो वैसे ही CO2 और ऑक्सीजन भी एक प्रकार का मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, यहां तक
जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी में एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस है ना। लाइफ प्रोसेस मीन्स ऐसा प्रोसेस जो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। अगर वो प्रोसेस ना हो तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे। तो एक्सक्रीशन होना भी जरूरी होता है किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। ठीक है, यूनिसेलुलर में भी एक्सक्रीशन होता है, लेकिन उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। बोल सकते हैं नहीं ये बात? यूनिसेलुलर है तो उसमें एक्सक्रीशन होगा, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा। क्लियर? तो उसमें कैसे होगा एक्सक्रीशन भाई? तो यूनिसेलुलर में एक्सक्रीशन होता है थ्रू द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, चाहिए मन पर चाहिए किट्टू इसको ले जाओ। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये काम होता है। जैसे अमीबा का बात कर ले हम लोग, पैरामीशियम का बात कर ले, तो ये दोनों हो गया यूनिसेलुलर। ऐसे ही अगर मल्टी सेलुलर का हम लोग बात करते हैं, तो मल्टी सेलुलर में अगर जैसे कि हाइड्रा का बात करते हैं, ठीक है, तो काफी सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो उसमें भी किस प्रोसेस के थ्रू होगा? उसमें माउथ एपर्चर होता है। ठीक है, छोटा सा ओपनिंग, मुंह के जैसा। मुंह नहीं होता उसमें, माउथ नहीं होता, माउथ एपर्चर होता है, मुंह के जैसा कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसी के थ्रू अपना क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, प्लांट में हम लोग बात करते हैं, प्लांट में फिर आएंगे हम लोग एनिमल्स में, सबसे लास्ट में जो हमारा क्रम चलते आया है। जितना भी हम लोग सिस्टम पढ़े हैं सभी में शुरुआत करते हैं यूनिसेलुलर से, फिर प्लांट पढ़ते हैं, फिर एनिमल पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले प्लांट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्लांट में मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट का वो करता क्या है। ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीशन प्लांट में भी होना है, बट प्लांट डज नॉट कंटेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। वेरी करेक्ट प्रत्येक प्रियांशु, है ना, है ना। वो क्या होता है, प्लांट सेल 9 में पढ़े थे हम लोग, इसमें एक बड़ा कार्गो वैक्यूल रहता है। प्लांट सेल के अंदर एक काफी बड़ा सा वैक्यूल होता है, और वो वैक्यूल टोटल प्लांट वॉल्यूम का कितना परसेंट ऑक्युपाई कर सकता है? अप टू 90%। ठीक है, जितना बड़ा भी कोई प्लांट सेल हो उसका लगभग 90% तक, 90% सब में हो कोई जरूरी नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, अप टू 90% ऑफ टोटल प्लांट वॉल्यूम विल ऑक्युपाइड बाय द वैक्यूल्स। तो उतना बड़ा सा वैक्यूल रहता है, और उस वैक्यूल का हम लोग नाम क्या रखे थे, याद है? एक कॉमन नेम रखे थे ना वैक्यूल का, स्टोर रूम ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल का वो स्टोर रूम था, तो उस स्टोर रूम में वो कुछ नेसेसरी या फिर यूजफुल प्रोडक्ट मटेरियल भी रखता है, जैसे वाटर रखता है, कुछ मिनरल्स को रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट उसमें बनते जा रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको भी वो स्टोर करता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, यानी कि वो एक ऐसे कमरे में रह रहा है जहां पे बाहर कचरा फेंकने का नहीं है। तो कचरा क्या करेगा, वहीं प्लास्टिक में, थैला में कहीं ना कहीं वो जमा करके रखते जाएगा। क्लियर? तो उसका वो स्टोर रूम होता है वैक्यूल, जहां अपना कचरा को वो स्टोर करता चला जाता है। कितनो बड़का वो रूम हो, भले 90% हो चाहे 100% वाला काहे नहीं हो। ठीक है, एक न एक दिन वो वैक्यूल क्या हो जाएगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट से, मेटाबॉलिक वेस्ट से वो फुल फिल्ड हो जाएगा, भर जाएगा। जो भर जाएगा तब क्या होगा भाई, जैसे ही भर जाएगा अब प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगा उसका। मेटाबॉलिक एक्टिविटी खत्म हो जाना मतलब वो सेल डेड। ठीक है, अब वो सेल हो गया डेड। ऐसे ही 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल, 50 सेल, 100 सेल, 1000 सेल, लाख सेल डेड होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब डेड होते होते एक टिश्यू और एक ऑर्गन उसका डेड हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल उसके लीफ का हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, उसके लीफ के किसी एक सेल का हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब वैसे ही 1 सेल करते करते, 2 सेल करते करते पूरा पूरा लीफ उसका क्या हो गया, डेड हो गया। जैसे ही वो लीफ डेड हो जाता है, वो लीफ अपने ब्रांच से, अपने पेड़ से
टूट करके गिर गया। तो जितना उस लीफ के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हुआ था सब एक के साथ बाहर निकल गया कि नहीं। अब फिर उसकी जगह पे एक नया लीफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लांट जो होता है ना अपना मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ प्लांट गेट रीड ऑफ देयर मेटाबॉलिक वेस्ट, प्लांट कैसे अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालता है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। कि प्लांट सेल कंटेन्स लार्ज वैक्यूल विच स्टोर्स मेटाबॉलिक वेस्ट, as the vacuole get filled with the metabolic waste that plant cell will die, and in such way any particular organ or structure like leaves or bark, ठीक है, get fully dead and they detaches from the plants, and in such way plant get rid of their metabolic waste। अंग्रेजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है। उसके अलावा रूट से भी, ठीक है। ये तो हो गया लीफ का बात और बार्क का बात, लीफ ऊपर से और बार्क उसके स्टेम वगैरह में। अब नीचे चलते हैं रूट में। रूट में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता होगा वो लीफ तक तो नहीं आता होगा, ब्रांच तक तो नहीं आता होगा। तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे रिमूव करता है प्लांट? तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को रूट हेयर डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकालते रहता है धीरे धीरे कर करके, ठीक है। तो रूट हेयर के थ्रू भी मेटाबॉलिक वेस्ट को डिफ्यूजन के थ्रू धीरे धीरे रिमूव करता चला जाता है और वो उसी आसपास के सॉइल में रिलीज कर दिया जाता है। समझे? तो प्लांट 3 प्रकार से अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया, लीफ से, बार्क से और रूट हेयर से, ठीक है। लीफ और बार्क ये जब मेटाबॉलिक वेस्ट से फुलफिल्ड हो जाते हैं तो वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। रूट के थ्रू, रूटवा को बार बार वो नहीं निकाल सकता, तो रूट हेयर से ही डिफ्यूजन के थ्रू थोड़ा थोड़ा मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलता रहता है, ठीक है। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट में स्टोर रह जाता है, ठीक है। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट में स्टोर रह जाता है, कुछ उसके बार्क में, कुछ उसके स्टेम में, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? रेजिन हो सकता है, गम हो सकता है, कुछ अल्केलॉइड्स हो सकते हैं, लैटेक्स हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा जानिए ना कि प्लांट से जितना भी यूजफुल मटेरियल हमको मिलता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला अगर कोई केमिकल है, जितना भी यूजफुल मटेरियल हमको मिलता है प्लांट से, दे ऑल आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। यही रिलेशनशिप है हमारे और प्लांट के बीच में, एक दूसरे के वेस्ट को बेस्ट मानते रहिए और एक दूसरे का साथ देते रहिए। जितना ज्यादा वेस्ट उतना ही ज्यादा बेस्ट, ठीक है। हमारा जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ना वो प्लांट के लिए उतना ज्यादा बेस्ट, खूब चॉइस से मांगेगा वो, ठीक है। हमारा हाउ चाहिए। Once more। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्लांट से जितना भी अच्छा अच्छा चीज हमको मिलता है, जैसे कुछ आजकल कोरोना काल में कुछ प्लांट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि तुलसी का काढ़ा बना के पियो, गिलोय का काढ़ा बना करके पियो, खुजली हो गया तो नीम का पत्ता घोर करके पियो, ठीक है। तो क्यों हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? या फिर आयुर्वेदा में जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स का इस्तेमाल करने को बताया गया, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, ठीक है। जैसे एलोवेरा का नाम, ये करेलिस का नाम, ठीक है। तो क्या वो प्लांट सोच करके बनाया था कि यार चलो बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करके आदमी लोग मलेरिया का इलाज ढूंढ लेगा, इसका इस्तेमाल करके वो खूबसूरत हो जाएगा, इसका इस्तेमाल करके भाई अपना इम्यूनिटी को बढ़ाएगा? नहीं ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट बना रहा था और वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होता चला गया। यही नेचर का रिलेशनशिप है, ऐसे ही नेचर बैलेंस करती है एक दूसरे को, ठीक है। और हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा यूरिन हो गया या फिर हमारा
फिकल मैटर हो गया, उसको खाद पानी के रूप में प्लांट को देते हैं कि नहीं? तो हमारा वेस्ट उसके लिए बेस्ट और उसका वेस्ट हमारे लिए बेस्ट। बहुत तगड़ा याराना है हमारे और प्लांट के बीच में, समझे बात? देखिए कुछ हानिकारक चीज भी हमको मिलता है प्लांट से, जैसे टोबैको। टोबैको में है ना हार्मफुल चीज, ठीक है? तो वो टोबैको कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि निकोटीन वगैरह नाम सुनेंगे, टीवी में दिखाते रहता है, ठीक है? ड्रग्स। टोबैको च्यूइंग या हाँ, निकोटीन का इस्तेमाल अगर करते हैं, चाहे जिस भी रूप में करें, चाहे ऐसे मसल के करें या फिर ऐसे होकर के करें, जैसे भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके लिए खतरनाक ही है। वैसे ही गांजा हो गया, अफीम हो गया, हशीश हो गया, हेरोइन, चाहे वो कोनो हीरोइन हो, खतरनाक होती है, ठीक है? ये सब तो हमको प्लांट से ही मिलता है कहीं ना कहीं। टी में क्या होता है ना, तो टी में टैनिन और क्या बोलते हैं उसको, कैफीन होता है, कोकिन नहीं, कैफीन। उसी कैफीन के आधार पे कॉफी नाम पड़ा, समझे? क्लियर? तो वो सब कुछ होता है जो रिलैक्स देने के लिए होता है, मॉर्फिन होता है, हशीश होता है, ये सब जितने भी नशा वाले चीज होते हैं ना, वो भी हमको प्लांट से ही मिलता है। तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, भले वो खतरनाक है लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल सही सैनिटाइजर के रूप में कर सकते हैं, पैथोजन्स को किल करने में कर सकते हैं, ठीक है? या फिर लोगों को बेहोश करने में मेडिसिन। कर सकते हैं, दवा के रूप में कर सकते हैं, बिल्कुल सही बच्चे, मेडिसिन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है? कम अमाउंट में लिया जाए तो वही चीज दवा है, ज्यादा अमाउंट में लिया जाए तो वही चीज ड्रग है, ठीक है? हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। क्लियर? जैसे अगर नींद की गोली या बेहोशी की दवा का ही बात किया जाए, तो अगर अमाउंट में देते हैं तो हमको नींद लाने में मदद करता है, वो बेहोश करने में मदद करता है। वही अगर ज्यादा दे दिया जाए तो सुने होंगे नींद का गोली खा करके कोई आदमी क्या बोल गया, ठीक है? समझे बात? तो इतना कुछ हम लोग प्लांट के बारे में जाने, समराइज कर लेते हैं एक बार फिर से, समरी उसका देख लेते हैं कि प्लांट में क्या क्या देखे हम लोग। तो प्लांट में हम लोग ये देखें कि प्लांट में भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट लीफ के थ्रू, कुछ बार्क के थ्रू डिटैच होकर के रिमूव कर दिया जाता है, कुछ उसके रूट के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से निकाल दिया जाता है, ठीक है? और बाकी बचा खुचा वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट स्टोर करके रखे हुए रहता है, ठीक है? उसमें से लेटेक्स, क्या क्या लिखे थे, रेजिन, गम, अल्कलॉइड, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले केमिकल्स, ये सभी हो गए जो प्लांट में स्टोर रहते हैं, जिसका कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है। क्लियर? तो इतना कुछ हम लोग समझे प्लांट के बारे में। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब आते हैं एनिमल में। प्लांट देखिए, आपके बुक में प्लांट लास्ट में लिखल होगा, ठीक है? पूरा एनिमल पढ़ने के बाद लास्ट में प्लांट के बारे में आधा एक पेज दिया होगा, तो वो चीज़ हम आज फिनिश कर लिए प्लांट का चीज। अब पढ़ना रह जाएगा हम लोग को सिर्फ एनिमल। तब चलते हैं हम लोग एनिमल की तरफ, ठीक है? एनिमल में भी वही चीज होता है, गम भी प्लांट का बेस्ट प्रोडक्ट होता है हर्षित, बिल्कुल सही है ना? एनिमल्स की ओर देखिए, एनिमल में देखा जाए ना तो एनिमल में भी एक सेक्रेटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? इस प्रकार का सिस्टम या इस प्रकार का प्रोसेस बाकी में हमको नहीं दिखा था। बाकी में अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे खाली उसी का बात किए थे, कभी ऐसा चर्चा नहीं किए थे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन डाइजेशन का काम करता है। ऐसा चर्चा किए थे क्या? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ऐसा भी बात हम लोग नहीं किए थे, ठीक है? लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका चर्चा करना है, क्योंकि कुछ ऑर्गेन, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं हमारे बॉडी में या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद वो में हेल्प, ठीक है? क्लियर? जैसे उदाहरण के लिए स्किन, शुरुआत करते हैं। बच्चा लोग स्किन, लीवर, लंग सब लिखे हुए हैं।
स्किन से हम लोग समझते हैं कि स्किन भी हमारा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है हमारा स्किन। स्किन हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, एपिडर्मल टिश्यू है ये, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका काम प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन इसी स्किन के थ्रू स्वेट यानी कि पसीना निकलते रहता है। पसीना भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट होता रहता है, निकलते रहता है, हमारे स्किन के थ्रू बाहर आता है। लंग्स का बात करते हैं तो लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट था, लेकिन लंग्स एक खास तरह के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट? CO2, ठीक है, CO2 को ये रिमूव करने का काम करता है। लीवर का अगर बात करें तो लीवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़े थे ना रौनक? लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में था, लेकिन उस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रहने के बावजूद ये कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने का काम करता है। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं लीवर वाले सवाल पे, इसके बारे में बढ़िया से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लीवर के बारे में जो आपको जानना चाहिए कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, यू मस्ट नो दिस थिंग। पूछा जाता है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड में भी अगर बात करें हम लोग कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन है, वेरी करेक्ट। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट, लीवर एक जूस बनाता है। हाँ, रिजेनरेटिव प्रॉपर्टी होती है लीवर के अंदर बेहद ज्यादा। एक जूस बनाता है ये, बाइल जूस, ठीक है। लीवर बनाता है बाइल जूस, तो बाइल जूस इज सिंथेसाइज्ड और सेक्रेटेड बाय लीवर। बाइल जूस जब आ गया तो बाइल जूस का अगला सवाल कि बाइल जूस स्टोर कहां पे होता है? बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, वेरी करेक्ट। यही दो पॉइंट हम लोग न्यूट्रिशन में भी जान लिए थे, ठीक है। अगला चीज, लीवर, हाँ बाइल जूस का रोल क्या है पहले समझ लेते हैं। बाइल जूस का रोल क्या है? फैट का इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगला सवाल, ये बाइल जूस बनता किस से है? लीवर बनाता है, सही बात, लेकिन किस से बना देता है वो बाइल जूस को? बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, वेरी करेक्ट। बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, लेकिन ये बनाया जाता है डेड आरबीसी से, ठीक है, डेड आरबीसी से। आरबीसी मर जाता है ना 120 दिन के बाद, पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो 120 दिन जब आरबीसी का पूरा हो जाता है तो आरबीसी मर जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, एक तो पिगमेंट, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये उसी आरबीसी का ऑपरेशन कर करके हीमोग्लोबिन निकाल लेता है, ठीक है, और उस हीमोग्लोबिन से फिर बाइल पिगमेंट्स बनाता है। उस हीमोग्लोबिन में आयरन भी प्रेजेंट रहता है। सुने होंगे हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल है? तो आयरन। तो उस आयरन को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया और उस आयरन को फिर भेज देता है ब्लड सेल के फैक्ट्री में। ब्लड सेल का फैक्ट्री कहां पे लगा हुआ है? ब्लड सेल का फैक्ट्री कहां पे लगा हुआ है? बोन मैरो में, वेरी करेक्ट, बोन मैरो है ना। हाँ, तो वो आरबीसी से हीमोग्लोबिन को निकाला, हीमोग्लोबिन जो आयरन में था उस आयरन को एक्सट्रैक्ट करके बोन मैरो में भेज दिया। लो भैया, इस आयरन का इस्तेमाल करके फिर से नया हीमोग्लोबिन बनाओ और फिर से नया आरबीसी बना लो, नहीं तो रोज आरबीसी मरते रहेगा। और उस आयरन को अगर ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया जाता तो हमारा आयरन का डिमांड पर डे का बेहद ज्यादा हो जाता, लेकिन हमारा बॉडी आयरन को रिस्टोर कर लेता है, ठीक है, समझे। वेरी इंटेलिजेंट है हमारा लीवर, इतना इंटेलिजेंट है, इतना बढ़िया बढ़िया काम करता है, एक डेड चीज को इतना इंपॉर्टेंट चीज में ये कन्वर्ट कर दिया। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं लीवरवा को? केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, ठीक है।
हमारे बॉडी का केमिकल फैक्ट्री है हमारा लीवर। समझे ना यहां तक बात? चलिए, लीवर में ही आता है अब हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्लियर? इससे 2-3 सवाल नाइट्रोजिनस वेस्ट के। पहला सवाल कि नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाया कहां जाता है, या कौन बनाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को? लीवर कुमार, है ना? नाइट्रोजिनस वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर कुमार। लिखना नहीं है, वैसे बोल रहे हैं गधों, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ठीक है। दूसरा सवाल कि व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजिनस वेस्ट? ये सवाल भी पूछा जाता है, अगर पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये होता क्या है? नहीं, द मेटाबॉलिक वेस्ट, राइट डाउन, द मेटाबॉलिक वेस्ट विच कंटेन नाइट्रोजन। ठीक है, द मेटाबॉलिक वेस्ट विच कंटेन नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है। अगला सवाल जिसका जवाब लोग पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा जाता है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता किससे है या बनता कैसे है? हाउ डज नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड? बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड लाइक प्रोटीन। ठीक है, वैसा कंपाउंड, वैसा केमिकल, वैसा सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, उसके ब्रेकिंग डाउन से ये बनता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर? तो उसी प्रोटीन के ब्रेकिंग डाउन से नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है। क्लियर? अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट कैसे बनेगा, कब बनेगा और क्यों बनेगा। ठीक है, पहले 2-3 सवाल का चर्चा कर ले। क्या क्या हम लोग सवाल किए? नाइट्रोजिनस वेस्ट होता क्या है? तो वैसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता हो। बनाता कौन है? तो ये बनाता है लीवर। कैसे बनाता है? तो बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन या फिर नाइट्रोजिनस कंपाउंड, जो भी बोलिए। डन? अब समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन आता है हमारे डाइट से ही आता है, खाते पीते हैं तभी ना आता है। ठीक है, तो उस प्रोटीन का इस्तेमाल कहां पे करता है हमारा बॉडी? पहले ये समझ लें हम लोग। जितना भी प्रोटीन हम लोग लिए, चाहे वो मिल्क से लें, पल्सेस से लें, अंडा से लें, मीट से लें, चाहे जहां से भी लें। ठीक है, अगर वो ले रहे हैं तो उसका इस्तेमाल हमारे बॉडी को बिल्ड करने में होता है, बनाने में। जैसे आप बच्चे हैं तो आपका बॉडी अभी ग्रो कर रहा है, तो ग्रोइंग बच्चों में प्रोटीन का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनके बॉडी में प्रोटीन का बेहद इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम जैसे लोगों का, ठीक है, तो हम लोग के बॉडी में अब क्या है ना, तो बॉडी बिल्डिंग का प्रोसेस अब लगभग रुक चुका है। अब हम लोगों में सिर्फ रिपेयरिंग का काम चलता है। ठीक है, पर डे जो सेल, जो टिश्यू मरते जा रहा है, बस उसकी जगह पे नए सेल्स को बनाना है। यह रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चलते रहता है। क्लियर? तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोटीन का जरूरत पड़ता है, समझ रहे? लेकिन आदत से मजबूर होने की वजह से जरूरत है कम, लेकिन मिल गया मटन, मिल गया चिकन, मिल गया अंडा, मिल गया दाल, तो सोट दिए ढेर मनी। ठीक है, वो फ्री मिल जाता। यानी कि वहां पे हम रिक्वायरमेंट नहीं देख, वहां पे हम टेस्ट देख रहे हैं कि जरूरत कितना रहे भाई, हम खाइबे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं तो ज्यादा एक्सेस प्रोटीन का क्या होगा? तो एक्सेस प्रोटीन हमारे बॉडी में स्टोर होके नहीं रहता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा, लिपिड ज्यादा खा लेंगे तो हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा, क्योंकि उन दोनों को स्टोर करने का सिस्टम हमारे बॉडी में है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है? ये भी एक क्वेश्चन है बच्चा। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज किस रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होता है बच्चों? वेरी करेक्ट, ग्लाइकोजन। अंकित का स्पेलिंग सही है, इसके ऊपर ध्यान देना, रॉकित का भी। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। फैट किस रूप में स्टोर होता है?
क्लास 9 में पढ़े हैं। एडिपोज टिश्यू के रूप में फैट स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू के रूप में पढ़े थे ना, कनेक्टिव टिश्यू में। क्लियर? तो वो दोनों तो स्टोर हो जाता है, लेकिन प्रोटीन को स्टोर करने का कोई सिस्टम हमारे बॉडी में नहीं है। ठीक है, अभी हम बैकग्राउंडे बांध रहे हैं, अभी तक हम पॉइंट पे नहीं आए हैं। ठीक है, हम लोग ये समझे कि प्रोटीन को हमारा बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकता, यानी कि जितना उसको जरूरत है उतना का इस्तेमाल करेगा, और बाकी का जो एक्सेस प्रोटीन है ना, वो एक्सेस प्रोटीन का क्या होगा? अब वो ब्लड में ही घूमते रहेगा। ठीक है, और वो प्रोटीन के रूप में नहीं, अमाइनो एसिड के रूप में घूमता रहेगा, क्योंकि प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तब वो अमाइनो एसिड के रूप में हमारे बॉडी में इंटर करता है ना। न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन में पढ़े थे कि हम लोग प्रोटीन के रूप में एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमारे बॉडी में वो आता है। ठीक है, ब्लड में। अब ब्लड के अंदर वही वाला अमाइनो एसिड राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड चक्कर मार रहा है, अब बार बार लीवर से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, कहां से गुजरेगा? बार बार लीवर से होकर के राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। अब लीवरवा का नजर पड़ेगा कि यार ये जो अमाइनो एसिड है ना, बड़ी देर से घूम रहा है, ये कोई काम धाम नहीं है का इसका। ठीक है, इसलिए अब उस लीवर का नजर पड़ेगा उस अमाइनो एसिड के ऊपर कि इसका इस्तेमाल कोई कर ही नहीं रहा है यार। ठीक है, मतलब कहीं एक्सेस तो नहीं है ये, तो उस अमाइनो एसिड को पकड़ेगा वो और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? नाइट्रोजिनस वेस्ट में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। ठीक है, डीएमिनेशन, एमिन पिगमेंट सेपरेट। वेरी गुड अमन। ठीक है, डीएमिनेशन में एक वर्ड लिखा हुआ है अमीन। अमीन एक क्या बोलते हैं उसको? फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे आप लोग। अमीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उस अमीन ग्रुप को हटा देना। इसी अमीन ग्रुप से अमाइनो एसिड वर्ड बना है। ठीक है, अमीन से ही अमाइनो टाइप का लग रहा है ना वर्ड, वाह। तो अमाइनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? अमीन। तो इस अमीन को रिमूव कर देना क्या कहलाएगा? डीएमिनेशन। और इसी प्रोसेस में कौन सा वेस्ट बन जाता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट बन जाता है। क्लियर? अब आते हैं अगले सवाल की ओर कि नाइट्रोजिनस वेस्ट का एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो 4 गो नाम हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में। ठीक है, 4 गो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। कौन कौन है? तो सबसे पहले यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन। ठीक है, यही 4। यूरिया किसमें बनता है? यूरिक एसिड किसमें बनता है? अमोनिया किसमें बनता है? और क्रिएटिनिन किसमें बनता है? अमोनिया बनता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, यूरिक एसिड ये बनता है बर्ड्स में, और जो भी जमीन पर रहता है, जो भी जमीन पर रह रहा है, ये हवा में उड़ता है, ये पानी में रहता है, और जो भी जमीन पर रहता है उसमें क्या बनेगा? यूरिया। जैसे कि हो गए मैमल्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, ये सभी। और जो दोनों जगह रहता है उसमें एम्फीबियंस दोनों जगह रहते हैं ना, जमीन में भी और वहां पे भी। ठीक है, तो जो दोनों जगह रहता है उसमें यही बनता है, क्या बोलते हैं उसको? यूरिया ही बनता है। और जब वो पानी के अंदर रह रहा होता है या फिर लार्वल स्टेज में होता है, तो उस वक्त एक्वेटिक रूप में वो काम करते रहता है, तो उस वक्त अमोनिया बनाता है। समझे बात? हम लोग के बॉडी में क्या बनेगा? ह्यूमन बीइंग में यूरिया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया। थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिक एसिड भी बनता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट में
यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन मेन बेस्ट प्रोडक्ट हमारा यूरिया है। समझे? जब हम लोग ज़्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं ना, हद से ज़्यादा बेमतलब का, तो यूरिया तो बनेबे करता है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी बन जाता है। क्रिएटिनिन किसमें बनता है भाई? तो इन सभी में हल्का फुल्का अमाउंट में सब में बनते रहता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, इन सभी में क्रिएटिनिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बनता ही रहता है। क्लियर? तो ये सारा हो गया हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अब हम लोग समझेंगे उस सिस्टम के बारे में जिस सिस्टम को बनाया गया है हम लोगों में, यानी कि एनिमल में, इसी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर? जिसका चर्चा हम लोग करते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। समझ में आई बात? बाय सर।